जहां गजा पर इसराइली सेना का कहर है तो दूसरी तरफ एक और मार की वजह से गजा इस वक्त झेल रहा है। ये मार है कुदरत की। जी हाँ, कुदरत की मार के बीच इसराइली सेना का कहर तो जारी है और फिलिस्तीनियों की ये दोहरी त्रासदी है। दोहरे परेशानियों से इस वक्त जूझ रहे हैं फिलिस्तीन और गजा के लोग। वो क्या परेशानी है, कुदरत की मार क्या है, आपको बताते हैं तफसील के साथ इस वीडियो के जरिए। आदाब, इस्तकबाल है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। गजा में भारी बारिश ने हालात को और ख़राब कर दिया है। सैकड़ों टेंट पानी में डूब गए हैं, जिससे माइग्रेंट्स लोग ठंड में फंसे हुए हैं। इस बीच इसराइली सैन्य अभियानों और छापों ने फिलिस्तीनियों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। इस वक्त गजा हेवी रेन क्राइसिस से जूझ रहा है। गजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। गजा के लोग अभी इसराइली कत्लेआम से उबर भी नहीं पाए कि कुदरत ने भी मुंह मोड़ लिया है। इस वक्त गजा में भारी बारिश हो रही है, जिससे पहले से ही हालात और बिगड़ गए हैं। फिलिस्तीनियों के पास रहने के लिए घर तो नहीं और वो मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। बचे कुचे लोग जो माइग्रेंट्स थे, जिन्होंने टेंट का सहारा ले रखा था, वो टेंट भी पानी में डूब चुके हैं। माइग्रेंट्स परिवारों को, खानदानों को रखने वाले सैकड़ों टेंट पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ये टेंट पुराने और टूटे फूटे हैं, जो ठंड और बारिश से इन्हें बचा नहीं सकते, इन्हें हिफाजत इनकी नहीं कर सकते। लोगों के पास रहने के लिए सही घर और ज़रूरी राहत की अशिया की कमी है। मकामी एहलकारों का कहना है कि हालात रोज़ाना बिगड़ रहे हैं। इंटरनेशनल तबके से मदद के लिए बार बार अपील की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और गजा पर नाकेबंदी की वजह से जो ज़रूरी अशिया है, इमदादी अशिया है, उसका पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। नाकेबंदी इतनी है कि सैकड़ों ट्रक्स अभी भी फंसे रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में हम ये देखते हैं कि इसराइल की तरफ से थोड़ी सी राहत दी जाती है, कई गेट्स को खोला जाता है, लेकिन वो भी बड़ी ही मुश्किलों के साथ। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने कहा है कि इंटरनेशनल तबके, इंटरनेशनल समुदाय, सोसाइटी गजा को मौजूदा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बचाने में पूरी तरह से नाकाम रहा है और उन्होंने संघर्ष विराम की गारंटी देने वाले ममालिक, अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन से फ़ौरन दखल देने की मांग की है। और उधर वेस्ट बैंक में गोलीबारी भी हो रही है। इस बीच वेस्ट बैंक में हालात भी कशीदा हैं। इसराइली सेना ने कई इलाकों में बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं। सैनिकों ने सुबह सुबह नबलस, यरूशलेम और दूसरे शहरों में दाखिल होकर निवासियों में दहशत फैला दी। इन छापों के दौरान कई फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक जवान खातून और एक नौजवान शामिल है। गिरफ्तार किए गए लोगों में रफ़ा और यार अब्दाली और मैं हनफिया के अली अशामी शामिल है। वेस्ट बैंक में इसराइली सैनिकों की तरफ से घिनौनी हरकतें भी की जा रही हैं। इसके अलावा इसराइली अधिकारियों ने कई फ़िलिस्तीनी घरों को गिराने के नोटिस भी जारी किए। जो पूर्वी यरूशलेम है, वहाँ पर वेस्ट बैंक के कई इलाकों में जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स हैं, उसे गिराने की चेतावनी दी गई, इंतबा दिया गया है। इससे दर्जनों परिवारों के बेघर होने का खतरा भी है। फ़िलिस्तीनी शहरी इन नोटिस की मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन घरों को गिराने का काम जारी है। साथ ही वेस्ट बैंक के एक इलाके में बसने वालों द्वारा हमले की खबरें भी हैं। बताया जा रहा है कि एक फ़िलिस्तीनी परिवार पर, ख़ानदान पर हमला किया गया, जिसमें ख़ानदान के 5 अरकान की मौत हो गई। इस वाक़े से इलाके में इस वक्त कशीदगी और नाराज़गी और बढ़ गई है। तो कुदरत की इस वक्त मार एक तरफ गजा झेल रहा है, तो दूसरी तरफ सिहूनी हुकूमत की तरफ से नस्ल कुशी लगातार जारी है, बर्बरियत जारी है। और इस बीच हम ये जानते हैं कि गजा में स्टॉक्स है, खाने पीने के स्टॉक्स की कमी है। भारी बारिश की वजह से जो इमदादी ट्रक्स हैं, उसे भी इसराइली फोर्सेस, IDF गजा की हदूद के अंदर या फ़िलिस्तीन की हदूद के अंदर दाखिल होने नहीं दे रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी काबिल ज़िक्र है कि जो दूसरा मरहला था पीस डील का, उस पर अमल दरामद किए जाने को लेकर भी पेशरफ्त हो रही है। इससे पहले हमने देखा था कि MIT के एक मेंबर से बातचीत की गई थी, उसमें कहा गया था कि हमास के एक लीडर ने बात की थी और ये बातचीत इसलिए की जा रही है ताकि जो दूसरा मरहला है पीस डील का, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश किया गया था, हमास ने उस पर रजामंदी जाहिर की, इसराइल भी राज़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 1000 से ज़्यादा जंगबंदी नाफिज तो है, लेकिन जंगबंदी ज़मीन पर दिखती नहीं। यानी सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसी जंगबंदी
जब सीज़ फायर होता है तो जाहिर सी बात है बमबारी, गोलियां और ये सब नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि एक आंकड़ा सामने आया, वो 1000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं लोगों की, जिसमें से 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लोगों की मौत इसलिए हुई है कि आईडीएफ ने बमबारी की है। और दूसरा जो टारगेट किए गए हैं बिल्डिंग्स को, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग गिरी तो उसके नीचे मलबे के नीचे दबे हुए लोग, तो कुल मिलाकर तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों की अमवात उस वक्त से हुई हैं जब से गज़ा में फायरबंदी मुआहदे का नफाज अमल में लाया गया है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये कैसी फायरबंदी? जी हाँ, तो ये अमवात के आंकड़े दिखा रहे हैं कि इसराइल जो कहता है वो करता नहीं है। दूसरी तरफ हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि दूसरा जो मरहला है पीस डील का, जो दूसरा बिंदु है, उस पर गौर खौस करने से पहले हम बातचीत कई फ़रीक़ैन से हमने देखा करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरा जो बिंदु है यानी जो मुआहदे की जो दूसरी शर्त है वो कहीं ना कहीं बहुत टफ है, कठिन है। ये कहती है कि जो हमास है, हमास को हथियार डालना होगा, छोड़ना होगा। ऐसे में हमास ने कहा कि हमास ने बदले में इसराइल से ये कहा कि हम तो हथियार डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त ये है कि इसराइल को कब्ज़ा छोड़ना होगा। उधर येलो लाइन भी काफ़ी चर्चा में रही है। येलो लाइन को पार करने के हवाले से आपने सुना होगा कि किसी फ़लस्तीनी की तरफ से येलो लाइन को पार किया जाता है, यह नया हुदूद बनाया गया है और जिसे अगर कोई पास कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, तो वहीं पर आईडीएफ के सैनिक उस पर बमबारी करते हैं, गोलियों से उसे भून डालते हैं, हलाक कर देते हैं। तो एक तरफ हमास ये कह रहा है कि हम बातचीत करने की मेज़ पर हैं, दूसरी तरफ फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी लगातार इसराइल कर रहा है, तो हम कैसे उससे माने कि वो अपनी बातों पर जो 20 या 21 नुकाती जो पीस डील के खाके तैयार किए गए हैं उसका पहला मरहला ही पूरा हुआ है। पहला मरहला ये कहता था कि इसराइल के जो हॉस्टेजेस हैं यानी जो यरगमाल बनाए हुए लोग हैं, चाहे वो ज़िंदा या मुर्दा या उनके बाक़ियात को वापस किया जाएगा। तो एक एक करके हमास ने उन्हें वापस किया और दूसरे मुआहदे की तरफ बढ़ती हुई पेशरफ दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ वाज़े इशारे अभी तक मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि कोई अहम पेशरफ इस वक्त दूसरे मुआहदे को लेकर, पीस डील के दूसरे मुआहदों को लेकर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब सवाल ये उठता है कि क्या दूसरे मुआहदे सवाल ये उठता है कि आखिर कब लागू होगा दूसरा मुआहदा गज़ा में, क्योंकि ये कहता है कि पूरी तरीके से हथियार से लैस हमास को हथियार छोड़ना होगा और दूसरी तरफ हमास ने शर्त रख दी है। अब देखना ये होगा कि इसराइल क्या इस शर्त को मानता है। और वहीं हम ये जान रहे हैं कि गज़ा में हालात अब से बदतर होते हुए जा रहे हैं। एक तरफ जहां जो विस्थापित लोग हैं वो टेंटों का सहारा ले रहे हैं, वहाँ पर रहें क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया है। अलग अलग वजूहात की वजह से उन्हें खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही हैं और जो इमदादी संगठन हैं उनकी तरफ से, बाहरी ममालिक की तरफ से जो मदद किया जाता है वो हमने देखा है कि कई जो रास्ते हैं उसे बंद कर रखा है, क्रॉसिंग्स को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से इमदादी अशिया, ज़रूरी अशिया गज़ा के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में लोग भूख से तो परेशान हैं, लेकिन चौथी मार इस वक्त पड़ती हुई नज़र आ रही है कुदरत की। बारिश की वजह से जो टेंट में रहने पर माइग्रेंट्स मजबूर थे वो कहीं ना कहीं टेंट ने भी साथ छोड़ दिया। तो मौजूदा जो स्थिति है गज़ा में फ़लस्तीनियों की इस वक्त नाकाबिले बयान है। आप तस्वीरों में देखकर नज़र लगा सकते हैं। आपको वो भी वक्त याद होगा कि भुखमरी की चपेट में गज़ा था, पूरी तरीके से माल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चे थे। यहाँ पर खाने पीने की अशिया खुर्दनी की कमी थी। कई ममालिक की तरफ से इमदादी ट्रकों को रवाना तो किया जाता, लेकिन कई ट्रक लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते और सीहूनी हुकूमत की तरफ से इन्हें गज़ा में अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाता था। और एक पेशरफ्त और हुई थी कि पूरे वर्ल्ड के जो समाजी कारकुन थे और ये कहा जा सकता है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर गज़ा की मदद करना चाहते थे, जो स्मूथ फ्लोटेला की शक्ल में बहरी जहाज़ में शामिल होकर गज़ा के मुहासरे को तोड़ना चाहते थे और साथ ही साथ गज़ा और फ़लस्तीनियों की मदद करना चाहते थे, उन कारकुनान के साथ भी धक्का मुक्की आईजीएफ ने की। उन्होंने अपनी आप बीती बताई और कई बार हमने देखा कि उन्होंने वीडियोज़ भी जारी किए। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल हठधर्मी का लगातार
مظاہرہ کرتا رہا ہے اور اسرائیل کی طرف سے ذرا سی بھی اس کو یہ پتہ نہیں، ڈر نہیں کہ پورے دنیا میں کہیں نہ کہیں وہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ UN جنرل اسمبلی کے UNGA میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بنجامن نتنیاہو کی طرف سے تقریر کی شروعات کی جانی تھی تو ہم نے دیکھا تھا مندوبین کی طرف سے واک آؤٹ کیا گیا تھا اور شور اور ہوٹنگ کی گئی تھی، اور یہ کہیں نہ کہیں اس وقت دیکھا گیا تھا کہ بنجامن نتنیاہو پانی ہوتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس کے باوجود بھی اسرائیل کی دماغ ٹھکانے نہیں آئے ہیں۔ وہ جو اس نے پہلے سے جو کوششیں جاری رکھی تھیں، جو قتل عام جاری رکھا تھا فلسطین و غزہ کے خلاف، وہ ابھی بھی جاری ہے، چاہے پھر پیس ڈیل کی جانب عمل درآمد کیا جا رہا ہو یا پھر یہ سوال کیا جا رہا ہو کہ آخر کب لاگو ہوگا اور کیسے لاگو ہو پائے گا۔ بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کب لاگو ہوگا اور کیا لاگو ہو پائے گا، یہ بھی ہے کیونکہ حماس نے تو شرط رکھ دی ہے۔ اب اسرائیل کے حوالے سے دیکھنا ہوگا، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ میڈیشن کے حوالے سے دوسرے شرط کے ماننے کی شروعات سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ سٹیک ہولڈرز کہاں میٹنگز کرتے ہیں اور کتنے دور کی میٹنگز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پر چرچا شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت غزہ میں حالات ابتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔